नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसके तहत आज हम पहला अध्याय मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो पूर्णतः प्रश्नोत्तर प्रारूप में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं निकाल के लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ठीक, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए और इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्रों को स्पष्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ हमें क्या बताना है, मानव भूगोल क्या है। ठीक है, फिर उसके कौन कौन से अध्ययन क्षेत्र है, यानी वह किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो देखते हैं। मानव भूगोल के संबंध में कई आधारों पर विद्वानों द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले रेटजल। ठीक, रेटजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, तो रेटजल क्या कहते हैं कि मानव भूगोल के अंदर क्या किया जाता है, जो मानव समाज है और जो धरातल है, प्राकृतिक पर्यावरण है, उनके बीच जो संबंध है उन्हीं का संश्लेषण किया जाता है, उन्हीं का अध्ययन किया जाता है, उनके बीच जो रिलेशंस हैं उसका अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमें रेटजल की परिभाषा लिख देनी है। फिर है एलन सी सैंपल। क्या कहते हैं, एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मतलब कि मानव भूगोल में क्या किया जाता है, जो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव है, ठीक है, उनके बीच संबंध कैसे हैं, परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तनशील संबंध है, उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर इन्होंने गत्यात्मकता यानी परिवर्तन, चेंज को मुख्य शब्द यहाँ माना है। ठीक है, फिर इसी तरह से पॉल विडाल डी ब्लास के अनुसार क्या है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है। ठीक है, इस तरह से तीन विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आप इनको ध्यान से पढ़ लें, याद कर लें। इस प्रकार मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करती है। ठीक है, मानव भूगोल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी और मनुष्य के मध्य अंतर संबंधों की। ठीक है, पृथ्वी का मतलब यहाँ प्राकृतिक जो भूदृश्य हमें दिखाई दे रहा है, पहाड़, पेड़, पर्वत, नदियाँ, ये सारी चीज़ें, वो और पर्यावरण जो है वो, ठीक है, और मनुष्य जो है, मनुष्य की जो भी सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं उनके मध्य जो रिलेशन है, उन्हीं का अध्ययन क्या है, मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो हम इसके विषय क्षेत्रों को देखें तो सांस्कृतिक भूगोल आएगा। ठीक है, फिर सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल। ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल में सांस्कृतिक जो कल्चरल फीचर्स हैं उनका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक भूगोल में सोशल फीचर्स जो हैं, ठीक है, समाज से जुड़े हुए जो तत्व हैं उनका अध्ययन। नगरीय भूगोल, फिर जनसंख्या भूगोल के अंदर हम पॉपुलेशन पढ़ते हैं कि भाई किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का प्रतिरूप क्या है, वहाँ बढ़ रही है, घट रही है, आवास है ना, उत्प्रवास के बारे में, जनसंख्या घनत्व, मृत्यु दर, जन्म दर, ये सब का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल भूगोल है। ठीक है, फिर आवास भूगोल, आवास पैटर्न कैसा है, ठीक है, निवास स्थल कैसे हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल के अंदर आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं भूगोल से जुड़ी हुई, उसका अध्ययन किया जाता है। कृषि, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार मानव भूगोल न सिर्फ आर्थिक भूगोल बल्कि भौतिक, प्राकृतिक, मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये हम निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है, तो क्या, इस प्रकार मानव भूगोल न सिर्फ आर्थिक भूगोल बल्कि भौतिक, प्राकृतिक, मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट करें। यानी जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं या हुए हैं, ठीक है, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, वो हम किस आधार पर किए हैं। जब हम प्रकृति को समझें, जब है ना, जब समझ पाएँ, तो जैसे जैसे हम प्रकृति को समझते गए उसी के अनुरूप हमने
प्रौद्योगिकी का विकास किया। ठीक है, तो इसी को हमें उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट कर देना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे मनुष्य प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है, इंटर रिलेशन रखता है। कैसे? प्रौद्योगिकी की सहायता से। ठीक है, जैसे जैसे पर्यावरण को समझता जाता है उसी के अनुरूप प्रौद्योगिकी विकसित करता जाता है और दोनों में एक रिलेशन बनता चला जाता है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। जब प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझ पाया तभी प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। तो प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। उदाहरण के तौर पर आदिम मानव के संदर्भ में समझा जा सकता है कि उनके समय में प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न और सामाजिक विकास की अवस्था अत्यंत निम्न थी। ठीक है, देखो प्रौद्योगिकी जो है मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। जितना ज़्यादा प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट होगा उतनी ज़्यादा जो पर्यावरण ने हम पर बंदिशें लगा रखी हैं, है ना, लिमिटेशंस लगा रखी हैं, वो क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होगा हम पर्यावरण के जो दुर्गम और जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जो कठिन क्षेत्र हैं, उनको भी हम क्या कर पाते हैं? बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, आदिम व्यवस्था में क्या था कि प्रौद्योगिकी का स्तर बहुत ही निम्न था, इसीलिए वहाँ सामाजिक विकास भी नहीं हो पाया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। ठीक है, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में मानव की सहायता की। जब घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना आई तो अग्नि की खोज कर दी मानव ने। डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने में योग्य बनाया। ठीक है, जब हम समझ पाए कि डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्य को, तभी जाके हमने बीमारियों पर विजय प्राप्त की। वायु के गति के नियमों से अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयान विकसित कर पाए। जब हम वायु के गति के नियम, ठीक है, विकसित किए। ठीक, प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। ठीक है, जब हम प्रकृति को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं तभी सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। प्रौद्योगिकी विकास ने मानव समाज के सांस्कृतिक विकास को अत्यधिक प्रभावित किया है। ठीक है, तो यानी कि प्रौद्योगिकी का जब विकास हुआ तो उसने सांस्कृतिक विकास को भी प्रभावित किया है।